नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीकी क्रांति की, एक ऐसी क्रांति जिसने प्राचीन भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए, ये कहानी है सिर्फ एक धातु की, एक ऐसी धातु जिसने घने जंगलों को लहलहाते खेतों में बदल दिया और छोटे-छोटे कबीलों को विशाल साम्राज्यों की बुनियाद दी। जी हाँ, ये कहानी है लौह युग की। तो सवाल यही है ना कि आखिर कैसे सिर्फ एक धातु ने प्राचीन भारत की पूरी कहानी ही बदल डाली। चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैसे लोहा पूरे उपमहाद्वीप में एक जबरदस्त बदलाव की वजह बन गया। तो इस क्रांति की शुरुआत होती कहां से है? जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब तांबा और कांसा यही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। मतलब सब कुछ इन्हीं धातुओं से बनता था। अब ऐसे में उस दुनिया में लोहे का आना कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव रहा होगा। असल में ये सिर्फ एक नई धातु का मिलना नहीं था, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी जीवन शैली का बदलना था। ताम्र पाषाण युग यानी कॉपर एज से लौह युग का ये जो सफर था ना, ये इतना बड़ा था कि इसने लोगों के खाने पीने से लेकर रहने सहने और यहाँ तक कि लड़ने के तौर तरीकों तक सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए सबसे कमाल की बात क्या है, इस बड़े बदलाव के सबूत हमें सिर्फ जमीन के नीचे दबे हुए नहीं मिलते, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलते हैं। जैसे कि अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयस कहा गया है, मतलब काली धातु, और तांबे को कहा गया है लोहित अयस। अब ये छोटा सा फर्क ही हमें बताता है कि उस जमाने के लोग इन दोनों धातुओं को कितनी अच्छी तरह, कितनी बारीकी से पहचानते और समझते थे। तो चलिए अब अपना सफर उत्तर भारत की तरफ ले चलते हैं। देखते हैं कि वहां जमीन के नीचे इस क्रांति के कौन से शुरुआती सबूत दबे हुए मिले हैं। पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इस युग की एक बहुत बड़ी पहचान है ये चित्रित धूसर मृदभांड, या जिसे पीजीडब्ल्यू भी कहते हैं। अब देखिए, इनको सिर्फ मिट्टी के बर्तन समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में उस दौर के टाइम कैप्सूल हैं। इन पर जो काले रंग के ज्यामितीय पैटर्न बने हैं ना, वो हमें उस समय की टेक्नोलॉजी और कल्चर की पूरी कहानी बताते हैं। मतलब एक सीधा सा नियम है, जहां ये बर्तन मिले समझो वहां लौह युग के निशान मिले। और इस पूरी कहानी का समझिए सबसे बड़ा सबूत मिलता है उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में। जरा सोचिए, आर्कियोलॉजिस्ट को यहां सिर्फ लोहे के औजार ही नहीं मिले, बल्कि वो भट्टियां मिली, वो फर्नेस जिनमें लोहा पिघलाया जाता था। ये तो एक जैकपॉट था। इसका सीधा मतलब था कि यहाँ के लोग सिर्फ लोहे का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अरे वो तो इसे बना रहे थे। ये उस जमाने का एक असली टेक्नोलॉजिकल हब था। तो उत्तर की कहानी तो हमने देख ली। अब चलिए भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां लौह युग ने अपनी कहानी मिट्टी के बर्तनों से नहीं, बल्कि बड़े बड़े विशाल पत्थरों से लिखी है। तो सवाल ये उठता है कि जब उत्तर में ये पीजीडब्ल्यू कल्चर फल फूल रहा था, तो ठीक उसी वक्त दक्षिण में क्या हो रहा था? वहां के लोग अपनी कहानी, अपनी विरासत कैसे छोड़ रहे थे? इसका जवाब जमीन के ऊपर भी है और जमीन के नीचे भी। जब हम दक्षिण भारत के लैंडस्केप को देखते हैं तो वहां कुछ बहुत ही रहस्यमयी बनावटें दिखती हैं, जिन्हें कहते हैं महापाषाण। नाम से देखिए कितना साफ है। महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। लेकिन ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है, ये असल में हजारों साल पुरानी कब्रें हैं, समाधियां हैं, जो अपने अंदर उस पूरे युग के न जाने कितने ही राज दफन किए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये बड़े बड़े पत्थर की बनावटें ठीक उसी समय दिखना शुरू होती हैं जब दक्षिण भारत कॉपर एज से आगे बढ़ रहा था। और बस यही बात इन्हें इतना ज्यादा जरूरी बना देती है। ये एक तरह से दक्षिण में लौह युग के आने का सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐलान थे। तो अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। सवाल यह है कि इन बड़ी बड़ी पत्थर की कब्रों के अंदर आखिर मिला क्या? और पता है, ये समाधियां भी सब एक जैसी नहीं थीं। हर जगह का अपना स्टाइल था। कहीं ब्रह्मगिरी की तरह सिस्ट ग्रेव्स थीं, तो कहीं कोचीन के पास एकदम अनोखे अम्ब्रेला स्टोन या हुड स्टोन मिले। ये जो वैरायटी है ना, ये हमें दिखाती है कि उस समय दक्षिण भारत में कितने अलग अलग तरह के कल्चर एक साथ फल फूल रहे थे। सबका अपना अपना अंदाज था। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन कब्रों को खोला, इनके अंदर झांका, तो उन्हें जो मिला उसने पूरी पहेली ही सुलझा दी। वहां कंकालों और मिट्टी के बर्तनों के साथ क्या दफन था? ढेर सारे लोहे के औजार और हथियार। बस यही वो पल था जब इन महापाषाणों का रहस्य खुल गया और इनका कनेक्शन सीधा सीधा लौह युग से जुड़ गया। और ये कोई मामूली औजार नहीं थे। इनमें खेतों के लिए हंसियां थीं, जंगल काटने के लिए कुल्हाड़ियां थीं और शिकार या लड़ाई के लिए तीर और भाले।
ये सारी चीजें एकदम साफ साफ बताती हैं कि लोहा अब लोगों की एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन चुका था, उनके खेतों से लेकर उनके युद्ध के मैदान तक। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र में एक जगह है माहुरझारी। वहां आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। वहां उन्हें एक लोहे की कुल्हाड़ी मिली। देखने में तो आम थी, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि उसमें 6% कार्बन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये साधारण लोहा नहीं था, ये तो स्टील था। सोचिए जरा, आज से हजारों साल पहले स्टील बनाना, ये उस जमाने की मेटलर्जिस्ट मतलब धातु विज्ञानियों की कमाल की कारीगरी का सबूत है। तो ठीक है, अब तक हमने उत्तर की कहानी देखी, दक्षिण की भी देख ली। ये दोनों अलग अलग धागे हैं। चलिए अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं और एक बड़ी पूरी तस्वीर बनाते हैं। यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो लौह युग की संस्कृति थी, यानी PGW वाली, वो अचानक से आसमान से नहीं टपकी। नहीं, ये पहले से चल रही कॉपर एज की संस्कृतियों जैसे कि मालवा और जोरवे कल्चर के साथ साथ ही विकसित हुई। तो ये एक तरह का कल्चरल मिक्स था, एक संगम था जहां पुरानी और नई टेक्नोलॉजी एक दूसरे से मिल रही थीं। तो आप देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो रही है। लोहे की ये जो क्रांति थी, ये किसी एक कोने या एक इलाके तक सिमटी हुई नहीं थी। ये तो एक लहर थी जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से लेकर बंगाल के मैदानों तक और उत्तर के गंगा बेसिन से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैली हुई थी। सही मायनों में कहा जाए तो ये एक पैन इंडिया क्रांति थी। तो सवाल यह है कि आखिर लोहे ने हमें विरासत में दिया क्या, इसका असर क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो इसने खेती में क्रांति ला दी। लोहे के हल से अनाज की पैदावार इतनी बढ़ी कि भंडार भर गए, और जब पेट भरा होता है तो सभ्यताएं फलती फूलती हैं। इन्हीं भरे हुए भंडारों ने बड़े बड़े शहरों को जन्म दिया और फिर आगे चलकर महाजनपदों जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों को। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोहे ने ही उस प्राचीन भारत की नींव रखी, जिसकी महान कहानियां हम आज तक पढ़ते और सुनते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर एक धातु में, सिर्फ एक मेटल में पूरे समाज को इस तरह बदलने की ताकत थी, तो आज की दुनिया में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या बायोटेक्नोलॉजी, या कुछ और जो हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए ठीक वही भूमिका निभा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।